कभी सीधे सीधे चलता हुआ भटक जाता हूँ, कभी भटका हुआ सही रास्ते पर आ जाता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि हालात, वाक़यात, मामलात इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि कभी कभी रास्ते से हट भी जाना चाहिए। बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। अब जिस रास्ते पे पूरी कौम लगी हुई है, सारा मीडिया लगा हुआ है, मैं उस रास्ते पे क्यों चलूँ? भाई मैं उस रास्ते पे क्यों चलूँ? मैं रास्ता बदल लेता हूँ। मेरे प्रोग्राम का नाम रुपया पैसा है। मैं तो मईशत के बारे में बात करूँगा और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। थोड़ा सा हट के बात करूँ। खैर, बहुत सारे हमारे मुल्क के जो मईशतदान हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क का मसला टैक्स है। अगर हम टैक्स वसूल कर लें तो मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। नाजरीन, माजरत के साथ हाथ जोड़कर, विदाउट प्रीजुडिस, मैं कानून गो घर का बच्चा हूँ, इसलिए विदाउट प्रीजुडिस का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके माने ये होते हैं इस चीज़ की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये कहना चाहूँगा विदाउट प्रीजुडिस कि ये शायद इस मुल्क के अंदर सबसे गुमराहकुन बयान है कि अगर इस मुल्क के अंदर टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारा मुल्क ठीक हो जाए। यकीन करें, आप एक एक पाई टैक्स भी इकट्ठा कर लें तो भी आपका मुल्क ठीक नहीं होगा। उसकी वजह यह है, अगर दूसरी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, मुल्क की मईशत के अंदर आपके यहाँ एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की रफ्तार बहुत कम और इम्पोर्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बता दीजिए कि कोई भी साइंसदान, मैथमेटिशियन आपको ये बता दे, कोई इकोनॉमिस्ट दुनिया का, कि जब तक आपके मौरूज़ी हालात ठीक ना हों तो आप कैसे ठीक होंगे। ये तो उन अक़वाम के काम थे जो बादशाहत के दौर में थे और ज़्यादा टैक्स वसूल करना और एक एक पाई टैक्स वसूल करने को बहुत ही बदअमल तस्वर किया जाता था और ऐसे बादशाह के साथ नफरत की जाती थी जो टैक्स लेने पर जोर देता था लेकिन तरक्याती काम करने पर, आवाम की फलाह बहबूद करने पर कोई काम नहीं करता था। बदतरीन बादशाह उसे तस्वर किया जाता था। नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा। आपका मुल्क तो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल है, तो फलाही रियासत है। तो यह है कि मैं उन बादशाहों की बात कर रहा हूँ जो कि टैक्स वसूली पर जोर देते थे और वो जो भी रियासतें थी जो टैक्स वसूली पर जोर दिया करती थीं, आज उनके खद्दो-खाल तब्दील हो चुके हैं। इस हद तक के अमेरिका के मुतालिक ये कहा जाता है कि टैक्स कलेक्शन के अंदर वो बड़े तेज हैं और ये और वो और फलां और यूं, एक पैसा नहीं छोड़ते। मैं आपको बताऊं, पेंडेमिक के दौरान उन्होंने अवाम के लिए पैसे रिलीज किए। टैक्स की छूट तो छोड़ दें, टैक्स की छूट तो एक जगह, टैक्स की छूट तो उन्होंने फुल दे दी, खुली छुट्टी। उल्टे अपने पल्ले से हुकूमत ने डॉलर निकाले और अवाम को बांटे। बोला आओ तुम लो, कोई भी गरीब अमीर सबको बुला के उन्होंने कहा ये डॉलर लो, आप गरीब हो आप भी डॉलर लो, आप अमीर हो आप भी डॉलर लो। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। अब FBI नहीं है लेकिन साबिक चेयरमैन FBR रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब। चूंकि अब इनके ऊपर वो सरकारी मुलाजिम होने की जंजीर नहीं है तो मैं इनसे खुल के बात करूँ। सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ शो में डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, मैंने एक कहानी पढ़ी थी रॉबिन हुड की। रॉबिन हुड एक ऐसा शख्स था जिसे आइडियलाइज किया जाता था। आइडियलाइज इसलिए किया जाता था क्योंकि वो उस दौर के हुक्मरानों के खिलाफ एक दीवार बन के खड़ा हो गया और लोग यहाँ समझते हैं कि वो डाकू था या चोर था। ऐसी बात नहीं, वो डाकू चोर नहीं था, लेकिन वो एक इस्तेहसाली निज़ाम के आगे खड़ा हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि वो सही कर रहा था या गलत कर रहा था, ताहम फोकलोर के अंदर ही इज़ ए हीरो। ताहम ऑप्रेसिव tax regimes are never welcome, and any state which emphasis is on tax revenue and not on welfare, unfortunately I will have to say to you, never walks the path of success and durability. क्या कहते हैं आप? मैं अली, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया और जो आपने कॉन्टेक्ट बयान किया, ऑब्वियसली मैं FBR होने से ज़्यादा शहरी हूँ और उतना ही दर्द रखता हूँ जितना आप है, इसलिए शायद हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो बहुत मुश्किल। अगर जो टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं
बिल्कुल ऑपरेसिव टीम का टीम का शायद इस वक्त करने से पहले और बात करना चाहता हूँ कि आप जितनी भी करें और जितना हमने अपने लिए टोटल रखा हुआ है, तो एक एक बात आप गौर कर दे, इस हालत में आ गया 70 साला कौमी जिंदगी में क्या खोया क्या पाया। एफआर की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमने टारगेट रखा हुआ है, अगर हम ये टोटल अचीव भी कर लें, हम 600 ट्रिलियन जो है 6 ट्रिलियन हम इकट्ठा भी कर लेते हैं, चलो उसके साथ आप नॉन टैक्स रेवेन्यू जो 2 ट्रिलियन है वो भी शामिल करें, आप टोटल 8 ट्रिलियन आपके पास पैसे बचे हैं। उनमें से जब आप प्रोविंसेस को देते हैं तो करीबन 3 ट्रिलियन आपसे और चले जाएंगे। 5 ट्रिलियन जब आपके पास बच जाएंगे, उनमें से स्ट्रेट 4 ट्रिलियन आपने डेट सर्विसिंग में देना है, आपके पास 1 ट्रिलियन बचता है। आपकी तनख्वाहें जो सिविल और मिलिट्री सर्विस के वो 2 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि तनख्वाहों के लिए भी आपने 1 ट्रिलियन कर्ज लेना है। अब इस सिचुएशन में आप दुनिया का कोई भी अरस्तू लाकर बिठाएं, वो इसका हल कैसे निकालेगा। दूसरी साइड पे आप अपने करंट अकाउंट को देखें, करंट अकाउंट आपका एक्सपोर्ट पिछले 6-7 साल से नहीं बढ़ रहा, आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं आपके प्रॉपर्टी प्लाजा धड़ाधड़ बन रहे हैं, आपके टाइकून्स, अगरचे प्राइम मिनिस्टर कह रहा था जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है कि ये माफिया है, लेकिन जितनी ग्रोथ इस माफिया का पिछले 8-10 साल में, जिनका उनका पीरियड भी शामिल है, उनका हुआ है, उसने आपकी सारी एनर्जी इंडस्ट्री से निकाल के प्रॉपर्टीज में डाल दी है। अब आप घर बनाते जाएं लेकिन कारखाने मिटाते जाएं, जो इंडस्ट्रियल प्लाट्स थे उन पे भी आपने प्लाजा बनाया, तो आपने रखा हुआ है बुल और आप उनसे दूध लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये बुल का कसूर नहीं, कसूर तो आपका। अच्छा, let me ask you a very straight question. As a former chairman FBR, issue ये है कि if we consider a household, the person who earns the money is the father or the husband. The head of the house is the person who earns the most money. This is a rule, universal rule. FBR is the single primary source, as I assume, of indigenous revenue generation. You may be understanding. Therefore, the FBR is the husband or the father of the house. The issue is that he brings in a lot of income, but the wife is spendthrift. The son throws around the money. He overspends, he enjoys. Is it not the responsibility of the father to just question कि भाई मैं इतने कमा के लाया हूं, तुम अब खर्चे ही कम कर लो? Why are you asking me to earn more? Why don't you reduce your expenses? Has it ever happened in a policy meeting that you have said कि आप मुझे तो टारगेट दे रहे हैं लेकिन आप अपने खर्चे भी तो कम करो? जी बिल्कुल सही है आपकी। दरअसल एफबीआर को ना ये इख्तियार कभी मिला नहीं है, बड़ी मुश्किल से एफबीआर रेवेन्यू डिवीजन बना, और जब रेवेन्यू डिवीजन बना उसमें भी जो सेक्रेटरी होड है उन पे कई जगहों से उन्होंने पाबंदियां लगा। एफबीआर को तो अकेला और इंडिपेंडेंट, उनको तो ऑटोनमस छोड़ा ही नहीं गया। अगर एक्सपेंडिचर में एफबीआर का रोल होता, आपने बड़ा सही बोला, शायद हम इस हालत तक न पहुंचे। और इवन एक मरते मरते इकोनॉमी के बावजूद आज भी आप अखबारों में पढ़ ले तो कई डिपार्टमेंट जो है वो 60-60, 70-70 करोड़ की बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो जख्म था जिसने हमें ब्लीड किया वो एक्सपेंडिचर थी, गलत एक्सपेंडिचर थी। मैं करप्शन की अभी बात नहीं कर रहा, करप्शन भी हो, ऐसे मुल्क हैं जिनमें करप्शन भी होती रही, लेकिन कोई स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर तो हो, कोई आपका डायरेक्शन तो हो, एक कौमी रास्ता तो आप अपनाएं। आपने अगर थ्रिफ्ट फेंकना है तो आपके पास कानून का खजाना भी आएगा, एफबीआर क्या करेगा? ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। Unfortunately, the biggest problem with this country's tax system is the misunderstanding that through tax we can save this country's economy. I am a student of economics, and of what little I know,
after looking at Pakistan's balance sheet and our financial statement, it is very clear that tax alone cannot help this country. Tax alone cannot help. Perhaps in combination with few other efforts, we are able to achieve, but unfortunately, with the state of our welfare system, I don't think कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम फेयर है. खैर, मैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कन्फ्यूजन है, आई एम सॉरी, मैं आज आपको पता है पूरा मुल्क के अंदर मौजू क्या डिस्कस हो रहा है बट यू नो आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक ऑन समथिंग एल्स. और आप खुद जानते होंगे कि टीवी के ऊपर अभी क्या खबरें चल रही हैं, लेकिन मैं हमेशा टेंजेंट जाता हूँ. आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने अवॉइड कर दिया ये क्वेश्चन. Do you not think that it is an oppressive taxation system? Do you not think that the poor are being taxed more than the rich? Do you not think that even the rich, when they are being taxed, they are not given anything in return? Yes, sir, these systems need to be put right. Unless they do it, you cannot hold FBR responsible for a lower collection or a higher collection, you can reward them. Because unless you don't answer these key questions, कैसे ये हो सकता है? जी जी अली, थैंक यू वेरी मच. ये बिल्कुल आपके साथ मैं एग्री करता हूँ. जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है ये ज़्यादा तौर पे इनडायरेक्ट टैक्स पे बेस्ड है, और इनडायरेक्ट बेस्ड जो टैक्स है वो मजदूर, गरीब, किसान उतना ही देता है जितना इस मुल्क का सबसे मालदार आदमी देता है. इनकम टैक्स अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुअली इंक्रीज होने की बजाय वो डिक्रीज होता रहा है, और हमें शायद ये इस्तिताअत ही नहीं रही कि हम जो रिच लोग हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिच लोगों ने देना होता है, हम उसको नहीं बढ़ा पाए. ये एफबीआर का भी शायद फेलियर है, लेकिन प्राइमरीली चूंकि इजी कलेक्शन होती है और गवर्नमेंट को तो इंस्टेंट रेवेन्यू चाहिए होता है, तो वो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज की तरफ चले जाते हैं. और अब तो जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज चार्ज बन गई हैं, वो भी तो सर्विसेज को भी टैक्स करेंगे, तो इसने और भी ग्रिप मजबूत करना है. जो सोशल जस्टिस जिससे आनी है और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो इक्वलिटी और एगलिटेरियनिज्म के लिए ज़रूरी है, वो तो इनकम टैक्स है. इनकम टैक्स पे तो किसी की तवज्जो नहीं है, और इनकम टैक्स इतने मजबूत लोगों के हाथ में है कि आप देखें लोगों के एसेट्स पे तहाशा और बेहंगम बढ़ रहे हैं, और अगर आप उनका रिटर्न देखें तो उसमें टैक्स कोई नहीं है, और दौलत जाके उन लोगों के हाथ में अक्यूमुलेट हो गई है जो टैक्स पेयर ही नहीं है. चूंकि आपका इनकम पे तो तवज्जो नहीं है, आपका एसेट पे तो कोई तवज्जो नहीं है, तो ये बिल्कुल अप्रेसिव है. और ये लोगों का खून चूसने वाला जो आपने लफ्ज़ किया, एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ. जब तक ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा तो लोग इससे खुश नहीं होंगे. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि एक पॉलिसी बोर्ड का स्ट्रांग होना, और आपका पॉलिसी मेंबर पॉलिसी भी होता है, आई एम श्योर. आई डोंट नो वेदर यू बीन अ मेंबर पॉलिसी, बट आई थिंक यू मे हैव बीन ड्यूरिंग योर टेन्योर. द प्रॉब्लम इज दैट पॉलिसी मेकिंग शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू वन पर्सन और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक अ कलेक्टिव थिंक टैंक नीड्स टू बी मेड that needs to ensure that policies are implemented properly, policies are devised properly. देखें सर, मैं ग्रेड 17 के, ग्रेड 18, ग्रेड 19 के अफसर को अगर 50-50 हज़ार की ट्रांजैक्शन की ऑडिट पे लगा दूंगा, तो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं क्या मतलब नुकसान कर रहा हूँ अपने मुल्क के एक रिफाइंड ऑफिसर का. उस फील्ड ऑफिसर का मैं फ़ायदा उठाऊँ, उन लोगों के बारे में सोचूँ जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि जो लोग इतना ज़्यादा अपनी वेल्थ में इजाफा कर चुके हैं, वो उस पर फोकस करें, उनके ट्रांजैक्शंस को देखें. आप उसको 50-50 हज़ार रुपए के ऑडिट पे लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि वेयर इज़ द फेयरनेस इन इट टू ए प्रॉपर एफबीआर ऑफिसर. मैं वैसे बता रहा हूँ फ्रॉम द एफबीआर एंगल. जी अली, मैं ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल हकीकत है कि एक तो पॉलिसी बोर्ड का एक बहुत बड़ा लॉ में भी, एफबीआर एक्ट में भी दिया हुआ है, और पिछली गवर्नमेंट ने एक एफर्ट भी की है, बट जो इस चीज़ को न एफबीआर को देना चाहते हैं, न ये कौमी सोच वालों को देना चाहते हैं. अब आप इनसे आप कैसे छुड़ाएंगे? मसला तो उधर है. अब आप पॉलिसी, जो आप पॉलिसी मेंबर की बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेंबर तो उस बोर्ड का एक सेक्रेटरी होना चाहिए था, उसका एक असिस्टेंट होना चाहिए था, उनका एक रिकॉर्डर होना चाहिए था, मिनट रिकॉर्डर होना चाहिए था.
پالیسی بورڈ میں تو آپ کے انٹلیکچوئل ہونے چاہیے، آپ کے اکانومسٹ ہونے چاہیے، آپ کے جو ریٹائرڈ جو اسٹالوارٹس ہیں ان کو آپ نے شامل کرنا تھا، بزنس ٹائکونز کو شامل کرنا چاہتا، جو خود سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا حال ہے، تو وہ تو ہم نہیں بنا پائے، اور اگر ہم نے بنایا کبھی تو ہم نے کاغذوں پہ بنایا، ہم نے ان کو امپاور نہیں کیا، ہم کوئی تھنک ٹینک نہیں بنا سکے۔ لگتا ہے کہ جدھر ہم آئے ہیں ہم بڑے شوق سے آئے ہیں اور ہم نے یہ پلان کر کے آئے ہیں، ہم نے کوئی قومی ڈاکومنٹ نہیں بنایا اور ہم نے اس ملک کا نہیں سوچا، اور آج مجھے بڑے دکھ سے بتانا پڑتا ہے کہ ہم بہت مشکل حالت میں ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ جو بات ہو رہی تھی وہ ایک بڑی غور طلب بات ہے، یہ ہمارے ملک کے اشرافیہ کو سوچنا چاہیے۔ نظام ایک اکیلے ادارے چلانا ذمہ داری نہیں کہ آپ بولیں کہ صاحب ایف بی آر جو ہے ملک کی معیشت کو چلانے کی ذمہ دار ہے، ڈیفینیٹلی ٹیکس کلیکٹ کرنا، ریونیو کلیکٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ادارے کا نام بدلتا گیا۔ میرے بچپن میں اس ادارے کو سی بی آر کہا جاتا تھا، پھر ایف بی آر کہنا شروع کیا، پھر امریکنوں نے بتلایا کہ بھائی آپ اس کو بدلیں، تھوڑا سا اس کے اندر آئی آر ایس بھی گھسا دیں، پر وہ کچھ ہضم نہیں ہوا، وہ پھر اس کو ذیلی ادارہ بنا دیا، ورنہ اس کے نام بدلتے رہتے لیکن کام نہ بدلتا۔ اب بات یہ ہے ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب، پرابلم یہ ہے کیا اصلاحات صرف اس حد تک ہوں گی کہ نام بدلتے رہیں گے، ادارے میں ذیلی ادارے نئے قائم ہوتے رہیں گے، نئے ذیلی اداروں کے اندر نئے ڈیزگنیشن کے افسران آئیں گے، تو وہ تو کافی نہیں رہے گا۔ اس میں اصلاحات کے بارے میں مجھے آج بھی یاد ہے، حیات نہیں ہے وہ، ایک وفاقی سیکریٹری تھے، جنیجو صاحب کے دور میں بھی تھے، ایک نام نہیں میں ان کا لیتا، پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر بھی رہے، تو جنیجو صاحب نے بھی کہا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں گا، تو جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر اس کے بعد وہ انہی کی بات سے سننا شروع ہو گئے، پھر اگلے وزیر اعظم آئے، انہوں نے کہا کہ یار اس نے بڑا ادھم مچایا ہوا ہے، میں اس وفاقی سیکریٹری کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو سیدھا کر دوں گا، پھر وہ اگلے آئے، وہ تو ان کے ہاتھ سے ہی کھانا شروع ہو گئے۔ تو سر بات یہ ہے کہ سرکاری افسر کی بڑی پاور ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاور وہ ایکسرسائز کرے، ڈومین اس کے پاس اویلیبل ہو۔ آپ مجھے بتائیں اصلاحات کس حد تک کی جا سکتی ہیں سرکاری افسر کی حد تک، کیونکہ سسٹم تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں اصلاحات تو ایف بی آر میں بھی ضروری ہے اور ساری سول سروس میں ضروری ہے۔ اب دیکھیں جب سے 71 کے بعد جب یہ سول سروس ریفارم ہو گئے ہیں تو اب ہم 30-40 سال ہو گئے ہیں، تو جو کچھ ہم نے سیکھا، جدھر ہمارے مسائل تھے، یہ ریفارم تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، ہم نے جا کر ان کو ادھر منجمد کر دیا۔ دیکھیں ہمارے افسروں کی ایف بی آر میں تو بہت زیادہ ریفارم چاہیے۔ دیکھیں ایف بی آر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت حساس ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے بعد یہ شاید سیکنڈ بڑا اور سیکنڈ امپارٹنٹ ادارہ ہے۔ اس کو آپ نے کبھی توجہ دی نہیں، آپ نے وہ امپارٹنس دی نہیں، آپ امپارٹنس ان لوگوں کو دے رہے جن کا ادروائز کوئی کام ہے نہیں، ان کا کام کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، اس میں پروفیشنل لوگ چاہیے۔ جی میرے خیال بیچ میں رابطہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوا ہے، دوبارہ سے میرے خیال سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب سے۔ جی ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے رابطہ ٹوٹا ہے، میں تب تک لقمہ بنا دیتا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کیا سرکاری افسران ذمہ دار ہوں گے اصلاحات کرنے کے لیے؟ کیا کوئی قانون مروج کیا گیا ہے جو اس کو چلائے، جس میں امینڈمنٹس کی جائیں تو اصلاحات ہو جائیں؟ دیکھیں یہ بڑا ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایف بی آر میں اصلاحات ہونی چاہیے تو ایف بی آر میں اصلاحات سرکاری افسران تو نہیں کریں گے، پالیسی میکرز کریں گے، لیجسلیچرز کریں گے۔ تو لیجسلیٹرز کیا کر رہے ہیں؟ اگر مروجہ قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو وہ کی جا سکتی ہے۔ اگر نظام پہ کوئی شکایت ہے تو پھر اس کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے گا، یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اصلاحات کس نوعیت کی ہوں تو زیادہ پروڈکٹیو ہوں گی، کیونکہ ہر آدمی آگے کہتا ہے ہم اصلاحات کر دیں گے، تو اصلاحات کہاں کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے، اصلاحات کہاں کریں گے؟ سرکاری افسر تو اصلاحات نہیں کر سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کام کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن ادارے میں اصلاحات لانا تو اس کی ڈومین سے باہر ہے۔ جو بھی حکومت میں آتا ہے، آتے ہی کہتا ہے کہ ایف بی آر میں اصلاحات کروں گا، پچھلی دفعہ تو حد ہو گئی،
पिछली हुकूमत में आने से पहले ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि जी एफबीआर की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो एफबीआर का इदारा ही ख़त्म कर देंगे, पिछली हुकूमत में। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, लेकिन जब लोगों के सर पर हुम्मा आकर बैठ जाती है और उनको इक़्तिदार मिल जाता है, फिर एफबीआर के इस्लाहात के मुतल्लिक कोई बात नहीं होती। अफलातून, सुकरात और जो ज़माने के तमाम सूडो इंटेलेक्चुअल्स गवर्नमेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं किसी न किसी नाम से, नाम लिए बगैर बोलता हूँ, आजकल आपको पता है पोलराइजेशन बहुत है, लोग दुश्मनियों पे आ जाते हैं, नाम लिए बगैर ये सो कॉल्ड सुकरात, बुकरात, अफलातून और अरस्तू जो हैं, ये कहते हैं साहब हम एफबीआर में रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन यकीन करें इनको कुछ भी नहीं पता कि एफबीआर का इदारा काम कैसे करता है, ये उसमें इस्लाहात कैसे करेंगे। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर आकर इख्तियार वाली पोजीशन के ऊपर बैठते ही कहते हैं साहब हम इस्लाहात करेंगे। इनमें से किसी एक को बुलाकर आप ये पूछ लें कि किधर इस्लाहात करनी है, ये पूछ लें आप मेरी तरफ से। जी यार अली, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, ऐसा ना मेरा एक पर्सनल इंक्लिनेशन तो ऑब्वियसली एफबीआर की तरफ होगा, मैं एक न्यूट्रल बात करता हूं। एफबीआर में बिल्कुल इस्लाहात करे और ज़रूरी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी एचआर की इस्लाहात चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मॉडर्न एथिक्स उनको पढ़ाने चाहिए, पब्लिक डीलिंग उनको सिखाना चाहिए, ये चीज़ें आपके आईटी का सिस्टम इनका इम्प्रूव होना चाहिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें अपनी जगह, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पर जो मसला है वो इधर नहीं है, आप जो मर्जी इधर जोर दे, ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा को एफबीआर पे डालना चाहता हूँ। जो इस्लाहात आपको चाहिए, आपको अपने हुब्बुल वतनी में करना चाहिए। सारी उम्र आप ज़ाती मफाद को फॉलो करते रहें, आपने कौमी मफाद को पहचाना नहीं, कौमी मफाद की तरह आपने फैसले किए नहीं। बिहार ने तो सिर्फ फैसला आपका इम्प्लीमेंट करना है, उनको क्यों बदनाम कर रहे हो? आपके पास इख्तियार है, अगर वो नहीं करना जो मर्जी उनके साथ करो, बिहार तो आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। आप जो है अपनी थिंकिंग रिफॉर्म करो, आप कौमी सोचो, आप अपना मत सोचो, आप अपना घर बनाने की बजाय जिसकी घर में रोटी नहीं है उनको रोटी पहुंचाओ, जिसकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी पहुंचाओ। मैं पहली बार आपको कह चुका हूं कि आपने प्लाजेज और उनकी बजाने की बजाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओ, ये आपने नहीं किया। एफबीआर को बदनाम ना करें, एफबीआर में नहीं कहता आइडियल है, मसाइल है, उनके अपने इश्यूज हैं, लोग उनसे भी तंग हैं, उनको ठीक करें। लेकिन किसने ठीक करना है? अमेरिका ने आकर ठीक करना है या ये तो जापान ने आकर ठीक करना है? आपने करना है ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो? आप रुक क्यों रहे हो? करो इसको, फौरन करो, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। और एफबीआर रिफॉर्म पे ये कितना बड़ा लॉजिक है, कौन सा साइंस है? आप ऑर्डर करें और उस जिस तरह आप चाहते उसी तरह वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आप नहीं करना चाहे, वो भी नहीं करना चाहते, और आप अपने आप को नहीं बदलना चाहते। आप बदलेंगे तो एफबीआर बदलेगा, ये मैं आपको बता दूं, बगैर रिफॉर्म के भी रिफॉर्म हो जाएगा। आप सर रोल मॉडल है। बात यह है कि सरकारें वक्त जो है वो क्या करती है कि टैक्स कंसल्टेंट को बुला लेते हैं। अब टैक्स कंसल्टेंट और एफबीआर के दरमियान जो रिश्ता है उसको हमारे यहाँ गांव देहात में रिवायती तौर पर एक नाम कहा जाता है, लेकिन मैं उसे सास बहू का रिश्ता कह देता हूँ ताकि लोग उसे समझ सकें। बात यह है कि आप टैक्स कंसल्टेंट को बुलाते हैं जो कि लॉगर हेड्स है आप लोगों के साथ, उसको बुलाकर बोलते हैं कि आप रिफॉर्म करो, जिसने आज तक एक सरकारी दफ्तर में कभी काम ना किया हो, जिसे एक फाइल सरकारी तौर पर मूव करने का तरीका ना आता हो। आप मुझे बताएं, ये ऐसे आप कहते हैं रैंकर को नहीं लाना, हमने इंडस्ट्री से लाना है, आपने इंडस्ट्री से ला के देख लिया, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही आप बेहतर बताएंगे। फिर आपने कहा कि हम टैक्स कंसल्टेंट को लेकर आते हैं, वो काम बेहतर करके दिखाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके दौर में क्या परफॉर्मेंस रही, आप बेहतर बता पाएंगे। तो असेस करके बताएं, क्या ये म्यूजिकल चेयर्स के बाद रैंकर बेहतर है या इंडस्ट्री का आदमी बेहतर है या टैक्स कंसल्टेंट बेहतर है? देखिए अली, ऑनेस्ट बात, ये एक कौमी मसला बन चुका है, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आप एक थिंक टैंक टैक्स रेवेन्यूज के और इकोनॉमी के सारी दुनिया में ऑपरेट करें। आप मुझे बताएं, मैंने एक छोटी सी कोशिश भी की पर मैं नहीं कामयाब हो सका।
کہ ایک تھنک ٹینک آپ کے پاس ہے نہیں جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہو، اکانومسٹ ہو، پروفیشنلز ہو، ٹیکس ایکسپرٹس ہو، بیوروکریٹس ہو، آپ میڈیا کے لوگ شامل کریں اور یہ قومی سوچ کے ساتھ ہم آگے جائیں۔ اگر ایک چند لوگوں کا گروپ ہے، آپ مجھے بتائیں جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آپ 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ریفارم کس سے ایکسپیکٹ کریں؟ میں نے اپنے آپ کو، میرے میں جو غلطی ہے وہ میں مانوں گا تو میں ریفارم ہوں گا نا، تو میں وہی غلطی ریپیٹ کروں گا، اس میں تو میرے سٹیپس ہیں، میں کیوں مانوں گا؟ یہ آپ کو نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ریفارم باڈی بنانی چاہیے اور ملک کی بنانی چاہیے اور ایک گروپ کی نہیں بنانی چاہیے۔ یہ براڈ بیسڈ ہو اور ہم سارے اس میں شامل ہوں اور ان میں سارے لوگوں کا فیڈ بیک شامل ہو۔ اس میں بے شک سال لگے، لیکن جو ہم کھو چکے ہیں اس کے پانے کے لیے اگر آج بھی ہم تہیا کر لیں تو مجھے یقین ہے ہم اٹھ سکتے ہیں۔ ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کا کمی ہے۔ یار آپ مجھے بتائیں، آپ ایک گورننس کا یہ حال ہے، آپ ایک پاپولیشن پہ قابو نہیں پا رہے ہیں، ایگریکلچر زمین آپ کی کنزیوم ہو رہی ہے، آپ کے ندی نالیاں بند ہو رہی ہیں، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں اور الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کریں اور آج سے اپنے آپ کو ریفارم کریں، سارے لوگ ریفارم ہو جائیں گے۔ یہ بڑی حسن بات آپ نے کی۔ ہمیشہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایف بی آر کو صرف تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ جہاں اصلاحات ہیں وہاں پر اصلاحات کی جائیں، جہاں پر کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر کارکردگی میں بہتری لائی جائے، اور صرف ان کو ہی مرج الزام نہ ٹھہرائیں ملک کے حالات کی، نہ ہی ٹیکس کو اس چیز کا ضامن سمجھیں کہ ملک کی معیشت ٹیکس بچا لے۔ تو اچھی بات رہی، ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی، اور کبھی کبھار پروگرام جو ہے وہ اس طرح کا بھی ہونا چاہیے جو تعمیری ہو، اور اچھی بات ہے کہ تعمیری پروگرام ہوا۔ ناظرین، ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک۔ علی ناصر، مائی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔